स्टार्ट हो गया। तो दर्पण सूत्र में बता चुका हूँ लास्ट टाइम पे, ठीक है ना। आज की जो आपकी आर्टिकल है ये है भाई दर्पण में आवर्धन। दर्पण में आवर्धन इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इन मिरर। आवर्धन का मतलब होता है कि देखो दर्पण जो है, आपने देखा है उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनाता है वो उसके लिए 3 कंडीशन है भाई। या तो वो वस्तु के बराबर होगा, या वस्तु से बड़ा होगा, या फिर वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। तो होता क्या है कि दर्पण द्वारा जो, ये आपको याद रखना है कि दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब, दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब तथा वस्तु के आकार, वस्तु के जो वास्तविक आकार है भाई, वस्तु का जो वास्तविक आकार है, ठीक है ना, के अनुपात को क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, या दर्पण का आवर्धन बोलते हैं। अनुपात को बोलते हैं दर्पण का आवर्धन, यानी कि मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाई करने का मतलब वैसे भी होता है, आपने मैग्नीफाइंग लेंस सुना होगा, और मैग्नीफाई का मतलब होता है छोटे को बड़ा दिखाना वैसे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन का मतलब वो हमेशा छोटे से बड़ा दिखाना नहीं होता, बल्कि कई बार क्या होता है बड़े को ये छोटा भी दिखाता है दर्पण, ठीक है ना। तो ये दर्पण का आवर्धन हुआ। आई बात समझ में। अगर कोई वस्तु है भाई, मान लेते हैं, माना वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को कैपिटल ओ लिखते हैं, और ओ से हम समझते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने होता है वस्तु, ठीक है ना। और जो दर्पण ने जो प्रतिबिंब बनाया, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है, उसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई लिखते हैं। आई से हम समझते हैं इमेज, इमेज का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब, ठीक है ना। अगर वस्तु की लंबाई ओ है और जो इमेज बनी उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, आई, तो दर्पण का आवर्धन, तो यहां से फॉर्मूला निकलता है दर्पण का आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की बटे वस्तु की वास्तविक लंबाई। वस्तु की, जब हम वस्तु की लंबाई बोल रहे हैं तो वस्तु की लंबाई का मतलब है वस्तु की वास्तविक लंबाई। तो आवर्धन को m लिखते हैं भाई, और m क्यों लिखते हैं आप जानते हैं, m फॉर मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है ना। m इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई लिखी i, और वस्तु की लंबाई लिखी i अपॉन ओ। मैग्निफिकेशन क्या होता है, i अपॉन ओ होता है। बात समझ में आ गई। आवर्धन का मतलब क्या हुआ, आवर्धन का मतलब है कि यदि कोई दर्पण कोई प्रतिबिंब बनाता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, दर्पण का आवर्धन बोलते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। और इसको जो है स्मॉल m से प्रकट करते हैं, m4 होता है। m का मतलब हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन समझते हैं। I फॉर इमेज हो गया, O फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, I फॉर इमेज, इमेज का मतलब प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा दर्पण का आवर्धन। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम दर्पण के आवर्धन के लिए फॉर्मूला निकालने हैं, आवर्धन के लिए सूत्र। अब हम निकालेंगे आवर्धन के लिए सूत्र, मैग्निफिकेशन के लिए सूत्र निकालते हैं, ठीक है ना। और इसमें भी 2 केस होंगे नंबर, पहले हम अवतल दर्पण के लिए निकाल लेते हैं। नंबर फर्स्ट, अवतल दर्पण के लिए,
ठीक है ना। अवतल दर्पण के लिए सूत्र निकालने से के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा आरेख बनाते हैं भाई कि किसी भी अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। इसके लिए हम एक आरेख बनाएंगे। ये अवतल दर्पण है, इसका नाम हम क्या देते हैं, यूजुअली M1 और M2 देते हैं। ये अवतल दर्पण है, ठीक है ना। अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है और इसका ध्रुव क्या हो गया, P हो गया। ये इसका प्रथम फोकस या फोकस F हो गया। ये इसका वक्रता केंद्र क्या हो गया, C हो गया। और यहाँ पे कोई वस्तु रखी है भाई, यहाँ पे सपोज के लिए जो वस्तु रखी है उसका नाम हम दे देते हैं A और B। ए बी कोई वस्तु रखी, ठीक है ना। अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ए बी से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे, परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से, यानी एफ से जाएगी, एफ से आगे बढ़ गई भाई, ठीक है ना, यही गई। दूसरी किरण सी से होते हुए दर्पण पे डालेंगे, दर्पण दर्पण बढ़ा देते हैं क्या, सी से होते हुए दर्पण पे डाला और ये जो किरण है वो क्या होगी, अपने ही मार्ग पे वापस लौट आएगी और वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पे। ये क्या बना, ए डैश और बी डैश, यहाँ पे उल्टा बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है। अब देखो भाई, आप जानते हैं कि अगर सपोज के लिए वक्रता केंद्र सी यहाँ पे है, जहाँ पे कट रहे हैं वहां पे वक्रता केंद्र सी है ये। अब आप जानते हैं कि अगर सपोज के लिए कोई भी रेखा, देखो दर्पण पे अगर ये पी सी जो है वो हमेशा दर्पण पे क्या होगी भाई, लंब होगी, क्योंकि सी उसका क्या है, केंद्र है। अगर हम यहाँ पे स्पर्शिका खींचेंगे तो ये लंब होगी, यानी कि पीसी को हम अभिलंब मान सकते हैं, बिंदु पी पर पीसी को हम क्या मान सकते हैं, अभिलंब मान सकते हैं। और हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक प्रकाश किरण सपोज के लिए अगर वो कहाँ से जाती, अगर वो सीधे ध्रुव पी पे गिरती यहाँ पे, ठीक है, तो चूंकि परावर्तित किरणें एक ही बिंदु पे कटेंगी, वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पे बन रहा है, तो ये यहां से गुजरेगी, ये क्या होगी, गिरेगी। तो ये वाला कोण कितना हो गया और ये वाला कोण क्या हो गया, बताओ जरा भाई, कैसे पता लग रहा है, 45 लंब था। अब ये वस्तु अगर छोटी होगी 45 कहां से जाएगा, लंब तो ये वाला कोण है ना, अगर हम यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचे तो ये वाला लंब है ना, तो ये वाला कोण देखो, ये अविलंब हो गया, पी ए क्या हो गया इस समय, पी सी अविलंब है, ठीक है ना, बिंदु पी पर पी सी क्या है, अविलंब है। तो ये वाला कोण हो गया आई, आपतन कोण, अविलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या होता है, आपतन कोण। और ये वाला हो गया भाई परावर्तन कोण आर, तो ये आपतन कोण आई हुआ और वो हुआ परावर्तन कोण आर, ठीक है ना। यही चीज समझनी है यहाँ पे, इस पूरे आर्टिकल में समझने लायक चीज यही है, ये कोण आई है और ये कोण क्या है, आर। अब आप लिखोगे कि चित्र के अनुसार अवतल दर्पण के ध्रुव से, अवतल दर्पण M1 M2 है, M2 के मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र C से कुछ बाहर एक वस्तु ABCD रखी है, ठीक है ना, जिसका प्रतिबिंब दर्पण द्वारा क्या बनाया जा रहा है, A डैश B डैश बनाया जा रहा है, इतना लिख सकते हैं। और अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हैं कि दर्पण से चलने वाली, बी से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तित होकर प्रथम फोकस से होते हुए आगे बढ़ जाती है, दूसरी किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पे गिरती है और उसी दिशा में वापस लौट आती है। दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पे काटते हैं वहां पे वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बन रहा है। अब बी से पी की ओर जाने वाली किरण किस मार्ग पे चली जाएगी, ये सपोज करिए बी एक्स मार्ग पे चली जाएगी और कहाँ पे इन तीनों किरणें कहाँ पे मिलेंगी, जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। ये तीसरी किरण हमने इसलिए डाली है क्योंकि हमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दिखाना है। और हमें क्या करना है, देखो समझने वाली बात यह है कि हमें क्या निकालना है, दर्पण का आवर्धन निकालना है। आवर्धन का मतलब आई बटे ओ, और आई इस समय क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट है, वस्तु,
और ओ क्या है, ए डैश बी डैश है। तो हमें ए डैश बी डैश और ए बी के बीच क्या निकालना है, हाँ सॉरी ये आई, वो ओ हो गया तो ये क्या हो गया, ये आई हो गया, ठीक है ना। तो आई और ओ के बीच में हमें संबंध निकालना, क्योंकि तो हम इसको आई मान लेते हैं ए डैश बी डैश को, और ए बी को क्या मानेंगे, ओ मानेंगे, ठीक है ना। और इसीलिए हमें इस त्रिभुज की जरूरत पड़ी भाई, समझ गए। अब आप लिखोगे चित्र से, देखो अगर हम त्रिभुज ए ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी और दूसरा त्रिभुज मैं ले रहा हूं भाई ए डैश बी डैश पी, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में देखो कौन बी ए पी बराबर कौन बी डैश ए डैश पी, क्यों बराबर भाई, ये वाला कौन और ये वाला कौन दोनों एक दूसरे क्या, दोनों क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। वस्तु भी सीधी खड़ी है तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है, भले उल्टा बन रहा है यहाँ, ठीक है ना। तो ए और कौन बी पी ए, बी पी ए बराबर कौन बी डैश पी ए डैश, ये देखो बी पी ए यानी कि ये वाला कौन और बी डैश पी ए डैश यानी कि ये वाला कौन आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, शुरू में बता चुका हूं क्यों बराबर है। आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर, ये परावर्तन का दूसरा नियम है कि पहला, दूसरा ही तो होगा। आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब दो कोण बराबर है, तीसरा कोण अपने आप क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है ना, तो तीसरा कोण अपना बराबर होगा। इसलिए इसको बोलते हैं एंगल एंगल समरूपता, इसलिए इसको ए ए समरूपता बोलते हैं भाई। ए ए समरूपता का मतलब क्या हुआ, एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी पी ये समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। अब समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, होती है ना। तो इसलिए अतः अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, अब हमें देखो हमें क्या चाहिए, ये वाला चाहिए ना, यहाँ ध्यान दो, हमें ये भुजा बटे ये भुजा चाहिए, तो हम ये भुजा बटे ये भुजा ही ले लेते हैं सीधे। इसलिए ए डैश बी डैश बटे ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए इसका लंब बटे इसका लंब बराबर इसका आधार बटे इसका आधार, तो बराबर ए डैश पी बटे ए पी, ए डैश पी बटे। अब ध्यान से देखो ए डैश पी ये क्या है भाई, ये क्या है, वी है, प्रतिबिंब की दूरी है ध्रुव से, और ए से पी, ए पी क्या है भाई, ए पी है भाई ए से पी तक, यहाँ पे लिखो नीचे ये है यू, दिख रहा ना, वस्तु से दर्पण के ध्रुव की दूरी यू लिखते हैं, प्रतिबिंब से दर्पण के ध्रुव की दूरी क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं, है कि नहीं। तो चित्र से ध्यान से अगर आप देखोगे ए पी के बराबर ए डैश पी, ए डैश क्या है भाई, ए डैश पी क्या है, ए डैश पी वी है, वी नहीं बल्कि माइनस वी है, क्या है इधर को है दाएं, इधर को है तो माइनस, और ए पी क्या है, ए पी देखो प्लस है माइनस है, माइनस, और ए डैश बी डैश ये क्या है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, और देखो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर है तो क्या होगा माइनस आई होगा, और ए बी क्या है, ए बी है भाई प्लस ओ। देखो चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, जो मुख्य अक्ष है उससे नीचे ऋणात्मक, ऊपर
धनात्मक, जो ध्रुव है उससे बाईं ओर क्या ऋणात्मक और दाईं ओर धनात्मक। बात समझ में आ गई। तो यहां से हम कह सकते हैं, इसलिए अब इन सारी चीजों को उठा के यहां पे रख दो, ठीक है ना। तो बोलो ए डैश बी डैश माइनस आई बट्टे प्लस ओ बराबर माइनस वी बट्टे माइनस यू, माइनस माइनस कट गया तो आई अपॉन ओ बराबर कितना बचा, देखो माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस वी बट्टे यू, आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस वी बट्टे यू। और जो अवतल के लिए जो फॉर्मूला है यही उत्तल के लिए भी यूज होगा भाई, ठीक है। आपको नोट करना है कि यही फॉर्मूला थ्रू आउट उत्तल के लिए भी यूज होगा, यही सूत्र उत्तल दर्पण के लिए भी, ठीक है। तो यही सूत्र जो है उत्तल दर्पण के लिए यूज होगा और यही सूत्र जो है अवतल दर्पण के लिए भी क्या होगा, यूज होगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। रहेगा, याद रहेगा। अब आपको दो तीन चीजें आपको याद रखनी कि अगर आवर्धन, यदि आवर्धन देखो दो तीन चीजें याद रखो कि यदि आवर्धन क्या है, m पॉजिटिव है भाई, m क्या है, धनात्मक है, m या तो धनात्मक होगा या फिर क्या होगा आई अपॉन ओ। तो m अगर धनात्मक होगा तो जो प्रतिबिंब है वो सीधा होगा और आभासी होगा, सीधा और आभासी, ठीक है। m अगर निगेटिव होगा, m अगर क्या है निगेटिव होगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। और ठीक है ना, m का मान 1 से छोटा है, अगर m का मान जो है 1 से छोटा है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो जो है वस्तु से छोटा बनेगा भाई। प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु से छोटा और उल्टा बनेगा, ध्यान रहे, वस्तु से छोटा बनेगा। और अगर m का मान 1 है, m बराबर 1 एग्जैक्टली, तो वस्तु और प्रतिबिंब बराबर होंगे। वस्तु किसके बराबर होगी, प्रतिबिंब के। और अगर m का मान 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगी, बड़ी होगी। m इज ग्रेटर देन 1, आपको एक और चीज याद रखनी है, m इज ग्रेटर देन 1, तो इस केस में वस्तु प्रतिबिंब वस्तु से छोटा हुआ था, अब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। तो ये 3-4 कंडीशंस देखो, चूंकि m बराबर क्या होता है a डैश b डैश बटे ए बी, वो आप यहीं से समझते हैं। m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो। तो अगर i बड़ा है, i क्या है, बड़ा है, तो m का मान 1 से बड़ा होगा। i अगर o से छोटा है तो m का मान 1 से क्या होगा, छोटा। और i अगर o के ठीक बराबर है तो i अपॉन a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने लायक कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। तो आवर्धन समझ गए कि नहीं समझे, हाँ भाई, आगे बात समझ में, कुछ पूछना है, मिटा दो मैं इसको। तो आवर्धन भी हो गया है। इसके बाद हमारे पास थोड़ा सा इसी को और आगे बढ़ाएंगे भाई। अब अगर आवर्धन जो है अभी तक हमारे पास जो है वो किसके पदों में आया, वो वस्तु की ध्रुव से दूरी और प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी के पदों में आया, नहीं आया, v और u के पदों में आया। और अगर हमारे पास कई बार क्या होता है कि आपके पास जो है ध्रुव से दूरी दी हुई है वस्तु की और प्रतिबिंब की नहीं दी हुई है, ठीक है ना, और आपको साथ में फोकस दूरी दी है, तो हम फोकस दूरी और वस्तु की दूरी के पदों में भी निकाल सकते हैं।
फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के पदों में भी हम आवर्धन को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब आप जानते हैं दर्पण का आवर्धन, यही आर्टिकल आगे बढ़ेगी। दर्पण का आवर्धन, हम दो, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। वैसे हमने एक फॉर्मूला तो आपको बता चुके हैं, m बराबर माइनस वी बटे यू, ये आ चुका है अभी तक, ठीक है ना। अब अगर हम फोकस दूरी नंबर फर्स्ट, इसको हम ले सकते हैं दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी को क्या लिखते हैं, f, तथा वस्तु की दूरी को क्या लिखते हैं, फोकस दूरी को f लिखते हैं, वस्तु की दूरी को क्या लिखते हैं, u लिखते हैं ना, कि नहीं लिखते हैं, हाँ भाई लिखते हैं। तो आप जानते हैं, चूंकि अब हम u और f के पदों में, अभी ये किसके पदों में है, u और v के पदों में है, अब हम u और f के पदों में लाएंगे, फिर हम नेक्स्ट वाला क्या करेंगे, v और f के पदों में लाएंगे, और u v के पदों में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना। अब आप जानते हैं, चूंकि यहां हमें यूज करेंगे दर्पण सूत्र, भाई दर्पण सूत्र समझते हो, बताया हुआ है क्या होता है दर्पण सूत्र, 1/f इक्वल्स 1/u प्लस 1/, यही होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या 1/u आगे लिख दिया, 1/v पीछे लिख दिया, ठीक है। अब हम किसके पदों में निकाल रहे हैं, किसके पदों में निकाल रहे हैं, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी u के पदों में, तो हम u रहने देंगे, v हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों पक्षों में u से गुणा कर दो, दोनों पक्षों में u से क्या कर दो, दोनों पक्षों में u से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा u/f इक्वल टू u/u प्लस u/v, u/ लिख सकते हैं। और दोनों पक्षों में u से गुणा किया तो प्रत्येक पद गुणा होगा ना, तो u/f बराबर हो जाएगा भाई, ये कितना हो गया, 1 प्लस u/, पहले वाले को मैं समीकरण नंबर फर्स्ट बना रहा हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर क्या बना रहा हूँ, सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट से देखो, समीकरण नंबर फर्स्ट से m बराबर क्या था, माइनस v बटे u, ठीक है ना। तो 1/m बराबर कितना हो जाएगा, माइनस u बटे v हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि u बटे v बराबर क्या हो सकता है भाई, -1/, लिख सकते हैं। देखो माइनस u बटे v 1/m के बराबर है, भिन्न उल्टी कर, ये वाली भिन्न उल्टी कर दी थी, ये वाली भिन्न उल्टी हो गई, तो ये यहाँ का माइनस यहाँ ले आओ, एक ही बात होती है, दोनों पक्षों से ऋण से गुणा कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला, और इसको उठा के रख दो समीकरण, समीकरण कहाँ पे रखो, समीकरण 2 में रख दो, तो u बटे f बराबर कितना हो गया, 1 प्लस -1/m, 1 प्लस -1/, और -1/m को यहाँ ले आओ तो 1/m हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/m इधर आ गया, 1 माइनस u बटे f, 1 माइनस u बटे हो गया, और यहाँ से 1/m बराबर इसका एलसीएम ले लो, f एलसीएम आ जाएगा f माइनस u, ठीक है। और आप कह सकते हैं फाइनली m इक्वल टू f/f माइनस u, समीकरण नंबर u और f के पदों में, किसके पदों में है, आया, इसमें से v क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो u और f के पदों में दर्पण का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू f/f माइनस u, f/f माइनस, ठीक है।
अब जरूरी नहीं कि आपको दर्पण की फोकस दूरी और वस्तु की दूरी दी है। अगर आपको दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब की फोकस दूरी दी हो तब क्या हो? नेक्स्ट आर्टिकल इसी को बढ़ाएंगे आगे। सेकंड, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी को हम क्या लिखते हैं? एफ। तथा वस्तु की दूरी, नहीं, वस्तु की दूरी कितने ले चुके हैं? इसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को क्या लेते हैं? v के पदों में आवर्त। अब v और f के पदों में लेना है भाई। तो जैसे हमने क्या निकाला अभी, जैसे हमने ये पहले वाला फॉर्मूला निकाला ना, m इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू, ठीक इसी प्रकार से हम वापस किसकी सहायता लेंगे? किसकी सहायता लेंगे? दर्पण सूत्र पे जाएंगे। दर्पण सूत्र की शरण में जाओ दोबारा से, ठीक है। तो दर्पण सूत्र से आप जानते हैं, दर्पण फिर से वही पूरी प्रक्रिया वही होगी। दर्पण सूत्र बोलता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। पहले हमने दोनों पक्षों में किससे गुणा कर किया था? u से, क्योंकि हमें u और f के पदों में लाना है। अब हमें एलिमिनेट करना है v को, तो हम दोनों पक्षों में v से गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में v से गुणा कर दो, और v से गुणा करेंगे तो 1 अपॉन एफ की जगह हो जाएगा v अपॉन एफ इक्वल टू v अपॉन v प्लस v अपॉन यू, या 1 v अपॉन एफ इक्वल टू 1 प्लस v बटे यू, 1 प्लस v बटे, इसको बना दो समीकरण नंबर कौन सी? समीकरण नंबर 4 बन सकता है। अब देखो समीकरण फर्स्ट से फिर से, समीकरण फर्स्ट पे जाओ। समीकरण फर्स्ट कहाँ पे है? ये वाले, m बराबर माइनस वी बटे यू। m इक्वल टू क्या है? माइनस वी बटे यू। अब हमें यहाँ v बटे यू चाहिए भाई, तो v बटे यू बराबर कितना हो जाएगा? v बटे यू बराबर कितना हो जाएगा? माइनस m हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? होगा नहीं होगा? देखो m बराबर माइनस वी बटे यू था, ठीक है ना। तो v बटे यू क्यों निकाला? क्योंकि हमें यहाँ पे v बटे यू है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको, यहाँ पे रख दो, तो v बटे एफ बराबर मिल जाएगा, क्या मिलेगा? 1 प्लस, यानी 1 माइनस एम मिल जाएगा। माइनस एम को इधर ले आओ, तो इधर आके ये m हो जाएगा, 1 माइनस वी बटे एफ हो जाएगा। m इक्वल टू हो जाएगा f माइनस वी बटे एफ। m इक्वल टू f माइनस वी बटे एफ। तो ये किसके पदों में आया भाई? v और f के पदों में फॉर्मूला आ गया। 3 फॉर्मूले हैं आवर्धन के लिए। कितने फॉर्मूले हो गए? 3 फॉर्मूले हो गए। एक तो सिंपली माइनस वी बटे यू, दूसरा हो गया m इक्वल टू एफ अपॉन यू माइनस एफ, और तीसरा हो गया m इक्वल टू एफ माइनस वी बटे एफ। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई? आ गई? तो ये है भाई आज की कहानी। मिटा दो इसको, थोड़ा और आगे बढ़े, इसी चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। और आगे बढ़ाने से पहले हाँ, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। गोलीय दर्पण के उपयोग क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आप लिखोगे गोलीय दर्पणों के उपयोग। इसमें दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है, रिवीजन तो नहीं करवाना, मिटा दो। अब हमारे पास गोलीय दर्पणों के उपयोग आते हैं भाई। गोलीय दर्पण हमने पढ़ तो लिए,
उत्तल दर्पण पढ़ लिया, अवतल दर्पण पढ़ लिया, लेकिन ये यूज कहाँ होंगे? गोलीय दर्पणों के उपयोग। और इनमें से भी पहला अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहाँ यूज होंगे और उत्तल दर्पण कहाँ यूज होंगे? ठीक है भाई। तो जो अवतल दर्पण है, देखो अभी आप इसके बाद लेंस पढ़ोगे जब, तो आप थोड़ा सा लेंस और दर्पण में थोड़ा सा, जब लेंस जो फिगर बनाएगा, देखो दोनों का काम एक ही है। लेंस भी क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। और दर्पण भी क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन आप आगे चलकर आप पढ़ोगे कि दर्पण द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है भाई, ठीक है ना, वो क्लैरिटी के मामले में और कई और अन्य गुणों में लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब से ज़्यादा सही होता है, ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है ना। तो इसका जो पहला उपयोग है, जो डॉक्टर्स जो सूक्ष्म चीज़ें देखते हैं, विशेषकर डॉक्टरी में या मेडिकल प्रैक्टिस में, मेडिकल पेशे में, मेडिकल उपकरणों में। मेडिकल उपकरणों में क्या होता है कि अगर डॉक्टर को छोटी सी बीमारी देखनी है, छोटी छोटी चीज़ें देखनी है, तो वहाँ पे किसका यूज होता है? अवतल दर्पण का यूज होता है भाई। ठीक है ना। होता क्या कि जैसे कोई शरीर के किसी भाग को देखना है, ठीक है ना, कहीं और लाइट डालनी है उस भाग पे, तो क्या करते हैं कि दर्पण, जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण एक जगह पे वो लाइट को क्या करते हैं? मुख्य फोकस पे फोकस करते हैं। ठीक है ना। तो कहीं पे कोई नस पकड़नी है, कोई अन्य अंग देखने हैं, ठीक है, उसका परीक्षण करना है, तो उसका उपयोग होता है वहां पे किसका? अवतल दर्पण का। ठीक है। और बार बार यूज करते हैं इसको, बार बार समझते हो, नाई, दाढ़ी वगैरह बनाने। ठीक है। तो जो क्लियर दिखने के लिए, वैसे आमतौर पे लोगों ने क्या लगाए होते हैं? समतल दर्पण लगाए होते हैं। ठीक है। लेकिन जो अगर ज़्यादा क्लियर किसी को देखना है, तो वो किसका यूज कर सकता है? अवतल दर्पण का। तीसरा, सोलर हीटर, सोलर हीटिंग डिवाइसेस। सोलर हीटिंग डिवाइसेस का मतलब होता है वे उपकरण जो कि सौर ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा, सोलर कुकर हो गया, ठीक है ना। तो जैसे सोलर कुकर, हाँ, तो क्या सोलर कुकर देखा हुआ किसी ने? सोलर कुकर सामने पे देखा हुआ? क्या होता है? एक दर्पण होता है, अवतल होता है, ठीक है, मतलब उसमें अब कांच लगा हुआ है या किसी में पॉलिश हुई है, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, बीच में कुकर होता है, ठीक है, तो सारी लाइट जो है एक जगह पे क्या करते हैं? फोकस करते हैं, उस लाइट की एनर्जी का उपयोग करते हैं, और उसमें क्या हो जाता है? पानी गर्म करना चाहो, चाहे उसमें भोजन पकाना चाहो, तो वो काम किसके द्वारा होता है? अवतल दर्पण से होता है भाई। ठीक है ना। कार की हेडलाइट है, कार की, या जैसे टेबल लैंप का जो शेड होता है, टेबल लैंप में हो गया, टेबल लैंप देखा हो? टेबल लैंप तो बहुत लोगों ने देखा होगा। टेबल लैंप में क्या होता है कि ऐसा आकार का, और यहाँ बीच में बल्ब लगा होता है, ऐसा होता है टेबल लैंप, इस टाइप का कुछ, ये स्टैंड लगा होता है ना। तो क्या होता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो पार्ट है, ये अवतल पार्ट है ना, है कि नहीं? तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट को क्या करता है? फोकस करता है टेबल लैंप में। बात समझ में आई? टेबल लैंप के बाद, और कार की हेडलाइट, कार की, ये टेबल लैंप हो गया, इसमें यूज होता है, साथ में कार की हेडलाइट, कार हेडलाइट्स। कार की हेडलाइट में भी किसका यूज होगा? अवतल दर्पण। देखा होगा आपने कार की हेडलाइट देखिए, तो बाहर से हमेशा उसका अवतल टाइप का बनाया होता है, अंश है, बड़े वाले टॉर्च हो गए, ठीक, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं? किसी भी लाइट को फोकस करते हैं। तो ये
उपयोग हुए किसके, अवतल दर्पण। आ गई बात समझ में। अब हमारे पास नेक्स्ट है उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण क्या करता है, लाइट को फैलाता है। देखो, और जब आप लेंस पढ़ोगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि उत्तल दर्पण लाइट, उत्तल लेंस लाइट को फोकस करता है और अवतल क्या करता है, फैलाता है। यहाँ ठीक उल्टा होता है। और जो यहाँ उपयोग हो रहे हैं वो वहाँ उत्तल के उपयोग होंगे, जो यहाँ अवतल के उपयोग है वो वहाँ उत्तल लेंस के उपयोग होंगे, जो यहाँ अवतल दर्पण के हैं। और जो यहाँ उत्तल दर्पण के उपयोग हो रहे हैं वहाँ किसके उपयोग होंगे। हाँ, तो अब जो उत्तल दर्पण का जो मुख्य उपयोग होता है वो होता है जो सोलर लाइट्स, सॉरी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, स्ट्रीट। अब देखो, कार की जो लाइट है और स्ट्रीट लाइट में फर्क समझो। कार की लाइट को क्या करना है, रोड पे फोकस करना है, ठीक है ना। स्ट्रीट लाइट का काम है कि मैक्सिमम रोड दिखे, मैक्सिमम दूरी तक क्या है, रोड दिखे, तो लाइट को फैलाता है। ठीक, तो वहां पे किसका यूज होता है, वहां पे किसका यूज होता है, उत्तल दर्पण का यूज होता है। ठीक है, जहां भी लाइट को फैलाना है वहां उत्तल दर्पण का यूज होगा। ठीक, या इसका उपयोग हो सकता है, ये उपयोग तो इसका स्ट्रीट लाइट में मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा उपयोग हो सकता है जो कार की हेड, पीछे की लाइट, पीछे रियर मिरर जिसको बोलते हैं, रियर मिरर, रियर मिरर में भी किसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का। और क्यों होता है, क्योंकि अवतल दर्पण तो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। लेकिन जो उत्तल दर्पण है वो क्या बनाता है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो आपको सीधा बनाता है, आभासी बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो आपके पीछे अगर ट्रक आ रहा है तो आप उसके लेंस के भीतर देख सकते हैं कि ट्रक आ रहा है, बड़ा ट्रक है जबकि। और अगर वो अवतल लगाते तो वो उल्टा बनाता है उसको, ट्रक पता चल रहा है कि सड़क पे ट्रक उल्टा दौड़ता दिखता है, क्यों। तो आपको रियर, इसका जो मुख्य उपयोग सबसे ज्यादा वो किसमें है, जो रियर मिरर है भाई, किसका, कार का रियर मिरर समझते हैं, जिससे ड्राइवर देखता है कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। तो सीधा प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है, आभासी भले बनता है, लेकिन ड्राइवर को पता लग जाता है कि मेरे पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, कितनी बड़ी गाड़ी आ रही है। बात समझ में आई। तो उत्तल दर्पण के उपयोग मैं आपको बता चुका हूँ, अवतल के उपयोग आपको बता चुका हूँ, साथ में मैं आपको बता चुका हूँ आज क्या, दर्पण में आवर्धन मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन के 3 फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर, बहुत है आज के लिए।